नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर भारत अपने कृषि बाजार को दुनिया के लिए खोलने से हमेशा क्यों कतराता है? सालों से हम देखते हैं बड़े बड़े व्यापारिक समझौतों पर बातचीत होती है, लेकिन जैसे ही बात खेती किसानी की आती है, भारत अपने कदम पीछे खींच लेता है। तो सवाल ये है कि आज जब पूरी दुनिया खुले बाजारों की बात करती है, तो भारत को ऐसा किस बात का डर है? देखिए, ये मामला सिर्फ पैसे या इकोनॉमिक्स का नहीं है। इस हिचकिचाहट के पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, जिसमें तकनीक है, निर्भरता का डर है और यहाँ तक कि देश की पहचान भी जुड़ी हुई है। तो चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं। इस पूरी पहेली को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1970 के दशक के अमेरिका में वहाँ एक कंपनी थी जिसका नाम था मॉन्सेंटो, और इसी कंपनी की कहानी में वो चाबी छुपी है जिससे पता चलता है कि भारत आज अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर को लेके इतना प्रोटेक्टिव क्यों है। तो बात है 1974 की। मॉन्सेंटो ने राउंडअप नाम का एक केमिकल बेचना शुरू किया। इसका काम था खेतों में उगने वाली खरपतवार यानी जंगली घास को खत्म करना। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ये केमिकल मुख्य फसल को भी नुकसान पहुंचा रहा था। तो मॉन्सेंटो ने इसका एक गजब का तोड़ निकाला। उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम बीज बना दिए, जिन पर राउंडअप का कोई असर ही नहीं होता था। नतीजा, फसल की पैदावार में जबरदस्त उछाल आया और देखते ही देखते पूरे अमेरिका के किसानों ने इन नई जीएम बीजों को अपना लिया। अब देखिए, उनका जो बिजनेस मॉडल था वो एक तरह का जाल था, 3 स्टेप्स में। पहला, अपने पेटेंट वाले जीएम बीज बेचो जो सिर्फ तुम्हारे ही केमिकल को झेल सके। दूसरा, किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करो कि उन्हें वो केमिकल खरीदना ही पड़ेगा। और तीसरा, जो सबसे अहम था, किसानों को कानूनी तौर पर इस बात से रोक दो कि वो अपनी फसल से अगले साल के लिए बीज बचाकर रख सकें। मतलब हर साल कंपनी से ही बीज खरीदना पड़ेगा। इस तरह किसान पूरी तरह से कंपनी पर निर्भर हो गए। तो चलिए अब कहानी को भारत लेकर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या हुआ। उस दौर में भारत की कपास की फसल एक कीड़े, जिसे बोलवर्म कहते हैं, की वजह से तबाह हो रही थी। किसान परेशान थे और इस संकट से निपटने के लिए भारत ने मॉन्सेंटो की इसी जीएम तकनीक का दरवाजा खटखटाया। और शुरुआत में तो नतीजे किसी चमत्कार से कम नहीं थे। बीटी कॉटन नाम की इस जीएम किस्म ने बॉलवर्म की समस्या को जड़ से खत्म कर दिया। कपास का उत्पादन लगभग 3 गुना बढ़ गया। ऐसा लगा मानो सारी मुश्किलों का हल मिल गया हो। लेकिन इस कामयाबी की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही थी। बीटी कॉटन के 450 ग्राम बीज का एक पैकेट 1600 से 1800 रुपए का आता था, और इसमें से सीधे सीधे 1250 रुपए मॉन्सेंटो को रॉयल्टी के तौर पर मिलते थे। सोचिए, मुनाफे का कितना बड़ा हिस्सा देश से बाहर जा रहा था। और बहुत जल्द ही असली दिक्कतें सामने आने लगीं। किसानों को हर साल बीज खरीदने पड़ रहे थे। कुछ ही सालों में खरपतवार और दूसरे कीड़ों ने भी केमिकल के खिलाफ अपनी प्रतिरोधक क्षमता बना ली। इसका मतलब किसानों का कीटनाशकों पर खर्च साल दर साल बढ़ता ही चला गया। आखिरकार किसानों के भारी विरोध और एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने मॉन्सेंटो को अपनी रॉयल्टी 70% घटाने का आदेश दिया, जिसके बाद कंपनी ने भारत से अपना कारोबार समेट लिया। पर यह कहानी सिर्फ पैसों और निर्भरता पर खत्म नहीं होती। जीएम फसलों के साथ कुछ और भी गहरे बायोलॉजिकल खतरे जुड़े हैं जो पहली नज़र में दिखाई नहीं देते। इसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये होता कैसे है? सोचिए, जब मधुमक्खियां या हवा जीएम फसलों के पराग यानी पॉलिन को उड़ाकर आसपास के सामान्य देसी फसलों तक ले जाती हैं, तो अनजाने में ही दोनों का जेनेटिक कोड मिक्स हो जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आप रिवर्स नहीं कर सकते, और इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। हमारी देसी फसलें अपनी असली जेनेटिक पहचान हमेशा के लिए खो सकती हैं। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा भारत के कृषि निर्यात यानी एक्सपोर्ट पर है। यूरोपियन यूनियन और रूस जैसे कई बड़े देश इंसानों के खाने वाली जीएम फसलों पर बैन लगाते हैं। अगर भारत से गए किसी भी अनाज के शिपमेंट में थोड़ी सी भी जीएम मिलावट पाई गई तो पूरा का पूरा कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो सकता है। अच्छा, तो एक तर्क ये भी दिया जा सकता है कि अगर इन सब में इतनी ही दिक्कत है तो क्यों ना हम दूसरे देशों से सस्ता खाना आयात कर लें। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन ये आइडिया अपने आप में एक ट्रोजन हॉर्स यानी एक छलावा साबित हो सकता है। चलिए जरा कीमतों को देखते हैं। अमेरिका में आधुनिक तकनीक और भारी सरकारी सब्सिडी की वजह से मक्का उगाने की लागत करीब 1700 रुपये प्रति क्विंटल आती है। वहीं भारत में सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी देती है वो ही 2400 रुपये है।
अब जाहिर है इस कीमत के सामने भारतीय किसान तो टिक ही नहीं सकते। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ऐसा असल में हो चुका है। 90 के दशक में जब मेक्सिको ने एक ट्रेड अग्रीमेंट के तहत अमेरिकी मक्के के लिए अपने बाजार खोले तो नतीजा बहुत भयानक था। 20 लाख से ज़्यादा मैक्सिकन किसानों को अपनी खेती छोड़नी पड़ी क्योंकि वो अमेरिका से आने वाले सस्ते मक्के का मुकाबला ही नहीं कर पाए। एक और उदाहरण है तीती का है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर उन्हें चावल पर लगने वाला आयात शुल्क 35% से घटाकर सिर्फ 3% करना पड़ा। इसका नतीजा उनकी पूरी की पूरी घरेलू चावल इंडस्ट्री तबाह हो गई। आज हेती अपने 80% चावल के लिए अमेरिका पर निर्भर है। और अब आते हैं भारत के लिए सबसे आखिरी और सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, डेयरी। ये एक ऐसा सेक्टर है जहां मामला सिर्फ अर्थशास्त्र का नहीं रह जाता, यहाँ बात संस्कृति की है और करोड़ों लोगों की रोजी रोटी की है। भारत में करीब 40 करोड़ लोग, जी हाँ 40 करोड़ लोग सीधे या किसी और रूप में दूध उत्पादन के काम से जुड़े हैं। ये संख्या इतनी बड़ी है कि ये उद्योग सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि देश के सामाजिक ताने बाने का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। यहाँ भी कीमत का खेल बहुत बड़ा है। अमेरिका से आने वाला सब्सिडी वाला दूध भारत में करीब 30 से 35 रुपए प्रति लीटर में बिक सकता है, जबकि भारत में दूध की कीमत लगभग 50 रुपए के आसपास है। भारत की डेयरी इंडस्ट्री जो पहले से ही 3 से 5% के बहुत कम मार्जिन पर चलती है, वो इस तरह के कंपटीशन में बिल्कुल नहीं टिक पाएगी। लेकिन डेयरी के मामले में कीमत से भी कहीं बड़ा एक मुद्दा है, और वो है संस्कृति और धर्म का। देखिए, अमेरिका में जानवरों को प्रोटीन के लिए अक्सर ब्लड मील और मीट मील खिलाया जाता है, जो एक तरह का मांसाहारी चारा है। साथ ही दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्हें हार्मोन के इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। ये दोनों ही चीजें भारत में सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से बिल्कुल अस्वीकार्य हैं। तो देखिए, भारत का अपने खेती किसानी के बाजार को बचाना कोई जिद नहीं है, ये एक सबक है जो उसने मॉन्सेंटो के साथ अपने बुरे अनुभव से सीखा है। ये सबक है जो उसने मेक्सिको और हैते जैसे देशों की कहानियों से सीखा है। ये अपनी निर्भरता, अपनी जैव सुरक्षा और अपनी संस्कृति को बचाने की एक कोशिश है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब बात किसी देश की खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी की हो, तो क्या सबसे ज़रूरी चीज़ सबसे सस्ती कीमत है, या फिर ये सुनिश्चित करना कि एक देश के पास अपने लोगों का पेट भरने की अपनी क्षमता, अपनी संप्रभुता बनी रहे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। इस पर सोचने के लिए धन्यवाद।